हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है, आप जानते हैं। तो हिंदी इसके लिए आज हमारी क्या है, हिंदी का टॉपिक लेकर के आई हूँ मैं, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है वहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जो हैं उनसे ही आपको पूरा जो मतलब किस तरीके से पेपर आता है वो समझ में आ जाएगा। तो एमसीक्यू बेस्ड क्लास है, देखते हैं। अपना क्वेश्चन आप लगा लेना, आंसर लगा लेना पॉज करके। वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी तो मैं बोलूँगी नहीं, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी के लिए है, यूनिट फर्स्ट टू 10 हम जब तक पेपर होगा तब तक करेंगे। उसके बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी लैंग्वेज में करेंगे। तो आप चिंता ना करें, हिंदी के लिए मैं इतना करवा दूंगी। बाकी मैंने जो कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप देख लेना, और एक हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी आप चाहें तो, अगर हिंदी साहित्य आपने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है जो कि यूनिट 2 में आता है, तो वहाँ से भी आप उसका भी एक बार रिवीजन कर लेना। बाकी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है, पेपरों तक हम उसको भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप अपना सपोर्ट बना के रखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको वाकई में दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है कि जो कि रूढ़ शब्द है? आप जानते हैं जो पहली हमारी यूनिट है वो है भाषा विज्ञान की। उसमें भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि उसी के अंदर जो व्याकरण होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि रूढ़ है? तो रूढ़ शब्द, सबसे पहले तो आपको ये पता मतलब जान लेना है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द जिनका कोई भी मतलब जिनको अगर हम तोड़ दें, जिनका हम क्या कर दें, वर्ण विच्छेद कर दें या शब्द शब्द विच्छेद कर दें, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकले, वो होता है रूढ़ शब्द। जो किसी भी एक शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसी एक चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जैसे कि यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यौगिक शब्द कौन से हुए? जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करके जोड़ करके एक शब्द नया बनाया जाए, उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। और योग रूढ़ क्या होता है? तो योग रूढ़ आप जान लें कि एक हमने अगर आपने समास पढ़े हैं तो एक बहुब्री समास होता है, और बहुब्री समास और योग रूढ़ बिल्कुल सेम चीज़ होती हैं। योग रूढ़ में क्या होता है कि उसमें कोई भी मतलब ना तो उनको अलग किया जाता है और ना ही उनका एक शब्द होता है, बल्कि वो किसी तीसरे अर्थ को प्रयुक्त करता है। क्या करता है? जैसे कि मान लो इसमें एक शब्द आया है यहाँ पर हमारा पंकज। अब पंकज का क्या अर्थ है? पंकज बोलते हैं कमल को, ठीक है। पंकज किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। तो जैसे कि पंकज हो गया, लंबोदर हो गया, है ना, और जैसे कि चतुरानन हो गया और दशानन हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं, अगर हम समास में बात करें तो ये बहुब्री में आते हैं, लेकिन समास तो आपके उसमें है नहीं सिलेबस में। तो हम यहाँ पर योग रूढ़ को पढ़ रहे हैं। तो योग रूढ़ क्या होता है? जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, कोई दो का अर्थ मतलब नहीं बताता है, किसी तीसरे का ही अर्थ वहाँ पर निकले, वो होता है योग रूढ़ शब्द। तो आई होप आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। रूढ़ शब्द, रूढ़ का तो आप मतलब समझते ही हैं, जो कि पारंपरिक होता है, किसी एक चीज़ का अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर घोड़ा है, आप मान लीजिए यहाँ पर घो और प्लस डा, इसको आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो घो का क्या कोई अर्थ निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता, और डा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसका मतलब जो घोड़ा शब्द है ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। घोड़ा आप जानते हैं, घोड़ा जिसकी चार टांगे होती हैं, एक लंबी पूंछ होती है, और जो बहुत तेज़ गति से दौड़ता है ना, वो होता है घोड़ा। तो किसी एक चीज़ के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, बाकी किसी को तो हम घोड़ा नहीं बोलते, है ना। जैसे कि यहाँ पर आया है घुड़सवार, तो घुड़ प्लस में सवार, यानी कि जो कि घोड़े पर सवार हो। तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यौगिक हो गया। और पंकज योगरूढ़ शब्द होता है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तक आप जानते ही हैं किताबों को बोलते हैं, और आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है।
तो पुस्तकों का जो घर होता है यानी कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं, वो हो गया यौगिक शब्द। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने तीनों चीज़ यहाँ पर देख ली हैं। थोड़ा सा इसी तरह से हम पढ़ लेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। वैसे आपने पढ़ ली होंगी, मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़ी होंगी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हमें यहाँ पर बतानी है, जो ये हमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति उत्पत्ति यहाँ पर दे रखी है, किस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इनका सही क्रम आपको बताना है। शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं जो पश्चिमी हिंदी है वो कहाँ से निकली, जो वर्तमान हिंदी हमारी चल रही है वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो सबसे पहले आती है शौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद बी नागर अपभ्रंश और फिर सी पश्चिमी हिंदी निकलती है और फिर उसको आधुनिक हिंदी का रूप दे दिया गया है। तो ए बी सी डी बिल्कुल इसका क्या है, सही क्रम है। आप ध्यान रखेंगे इसको, शौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है, यही यही इसका सही क्रम है। संविधान के अनुच्छेद 343 में आप जानते हैं संविधान का जो अनुच्छेद है 343 से लेकर के 351 तक, कहाँ से लेकर के 343 से 351 तक 351 तक हमारी जो भारत की राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में वर्णन वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 343 की बात हो रही है ओनली। 343 में संघ की राजभाषा के बारे में कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो बताएं आप। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बिल्कुल कहा गया है उसमें। 343, ये ध्यान रखना, 343 अनुच्छेद की बात हो रही है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये उसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, और उसकी लिपि है जो वो देवनागरी होगी। तो आप जानते ही हैं हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है उसकी, देवनागरी। शासकीय परियोजनाओं के लिए, शासकीय परियोजना का मतलब सरकार के जो भी काम होते हैं सरकारी कामों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप आप समझते हैं, 1 2 3 4 जो इस तरह से हम लिखते हैं ना, जो हम डेली यूज़ में हम हमेशा ही लिखते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय रूप। तो ये किस में लिखा हुआ है, हमारे अनुच्छेद 343 में ये लिखा हुआ है कि शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, बिल्कुल होगा। आप जानते हैं जो एक प्रकार की जो हमारी हिंदी वाली गिनती होती हैं वो शायद मतलब ऐसे मुझे तो ठीक से नहीं आती वो, लेकिन उनका यही तरीका इस तरह का होता है लिखने का, है ना। तो ये अलग होती हैं और ये अलग होती हैं, मतलब 1 2 3 हम ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, 343 के अंदर ये नहीं है ये बात। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भाई संपूर्ण कार्यवाही की बात तो नहीं की गई उसमें, हिंदी मतलब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मतलब दोनों की बात की गई है। क्या कौन किसकी बात की गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात की गई है, तो एक की बात इसमें नहीं है। तो ये दो जो आपके पॉइंट हैं ये दोनों के दोनों किस में हैं, 343 के अंदर हैं, बाकी इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसमें से आप जानते हैं यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी यहाँ पर दे रखी हैं। तो आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा इसमें से शामिल नहीं है, तो इसमें आर्य भाषाओं में यूनानी शामिल है, लैटिन शामिल है ना, फारसी भी शामिल है। हम इसको बिल्कुल कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे कि हम सोचेंगे कि फ़ारसी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो फ़ारसी भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो अरबी भाषा है, कौन सी भाषा है, अरबी भाषा है, ये हमारी किस में शामिल नहीं है, तो ये आर्य भाषाओं के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ये आर्य भाषाओं के अंदर कौन सी शामिल नहीं है, तो अरबी भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी आप एक बार आर्य भाषाओं को देख लेना, आर्य भाषाओं में कौन सी आती है, ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। एक सेकंड, और आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं उनको भी एक बार देख लेना। आधुनिक आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें, आधुनिक,
तो ये कौन सी हैं? इनमें हिंदी आती है, आप जानते हैं हिंदी तो होगी होगी। और हमारे देश की जो है बांग्ला है ना, गुजराती है, कौन सी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लिखा हुआ, गुजराती है, पंजाबी और सिंधी है इसके अलावा। ठीक है, ये हमारे आधुनिक आर्य भाषाओं के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आगे आपको समझ में जो अरबी भाषा है वो नहीं है, बल्कि फारसी भाषा शामिल है, इसका ध्यान रख लेना, बाकी तो पहचान में आ ही जाती है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? तो आप जानते हैं पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है जो कि भाषा से संबंधित है, भाषा विज्ञान से? तो पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी जो लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। और ये जो ग्रंथ है ये भाषा विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, ये ध्यान रख लेना। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो अपभ्रंश आप जानते हैं जो कि हमारी पहले संस्कृत भाषा है ना, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश से अभट्ट, और अब ये हिंदी। ठीक है, तो ये भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है लोक, देश, जन या अशुद्ध भाषा। नहीं, ये देश भाषा का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? भरत मुनि जी ने। भरत मुनि आप जानते हैं जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, है ना, तो इन्होंने अपभ्रंश को जो नाम दिया है वो है देश भाषा नाम। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? या हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा है जो हम बोलते हैं, तो इसका रूप क्या है हिंदुस्तानी भाषा का रूप? तो हिंदी उर्दू मिश्रित, या दक्षिणी हिंदी, संस्कृत निष्ठ, या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो ये किसका मिश्रित रूप है? हम आप कभी भी देख लेना, जब हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत सारे उसमें शब्द उर्दू से लिए हुए हैं। कहाँ से? उर्दू से। लेकिन जिनका हमें क्या है पता ही नहीं, जैसे कि अदालत हो गया, है ना, और मतलब अदालत है, दरबार है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम उर्दू के यूज करते हैं, लेकिन हमें उनका क्या है उत्पत्ति का स्थान पता ही नहीं है। तो ये हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, हिंदुस्तानी जो भाषा है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? आप जानते हैं जो हमारी देवनागरी लिपि है जो कि हिंदी की लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। तो ब्राह्मी लिपि का विकास पूछ रहा है। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले, और इसके बाद गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और फिर आई देवनागरी लिपि। तो ये ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मतलब खींचेंगे यहाँ पर, सारे ऑप्शन पढ़ करके आप जो मेन है उसी को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। भले यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना मतलब रिवीजन कर लेना, पॉज करके आप लगा लेना आंसर। बाकी ब्राह्मी लिपि, और इसके बाद ब्राह्मी जो थी ना वो गुप्त हो गई। क्या हो गई? गुप्त। गुप्त का मतलब होता है छिपना। ठीक है, गुप्त का मतलब क्या होता है? छिपना। ऐसे मतलब याद कर लेना कुछ ट्रिक लगा के। तो ब्राह्मी पहले ब्राह्मी थी, ब्राह्मी क्या हुआ मतलब ब्रह्मा जी क्या हुए? गुप्त हो गए, छिप गए। और उसके बाद कुटिल, उसके बाद क्या हुआ? कुटिल लिपि, है ना, उन्होंने कुटिल लोगों को देखा और फिर उन्होंने क्या किया? देवनागरी यानी कि देवों के नगर में चले गए। ब्रह्मा जी कहाँ चले गए? देवों के नगर में। यानी कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और इसके बाद में आती है देवनागरी, वो देवों के नगर में चले गए। ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? अब यहाँ पे आप बिल्कुल कन्फ्यूजन, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो बिल्कुल कन्फ्यूज होंगे कि पुरानी हिंदी का नाम देखकर ही अगर हम थोड़ा कभी नहीं ठीक से रिवाइज करते हैं तो हमारे अंदर नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, है ना। पुरानी हिंदी का नाम आते ही हम सोचते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, लेकिन नहीं, इसका ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं कहा था, ये साहित्यिक अपभ्रंश की बात हो रही है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे उन्होंने किसको अपना नाम दिया था? तो ये परवर्ती अपभ्रंश को दिया था। किसको दिया था? परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अभट्ट को। किसको नाम दिया था? अभट्ट को दिया था। ठीक है, और ये यहाँ पर बात हो रही है साहित्यिक जो अपभ्रंश थी, जिनमें स्वयंभू, धनपाल और पुष्पदंत इन्होंने जो रचनाएं की थी, उसको क्या नाम, पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो ये दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने नाम दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने ये नाम दिया था। ठीक है, ये ध्यान कर लेना इसका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश यानी कि जो अभट्ट भाषा थी उसको पुरानी हिंदी बोला था, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को नाम दिया था पुरानी हिंदी के। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है जो कि शामिल नहीं है?
तो आप आज जानते हैं जो संविधान है, संविधान के इसमें 22 भाषाएं, कितने इसके भाग 17 में 22 भाषाओं का क्या दे रखा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में तो कौन सी भाषा इसमें से शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और 343 में बताया गया है कि हमारे जो संविधान की भाषा रहेगी, संविधान में हिंदी भाषा को क्या बताया गया था, राजभाषा बना दिया गया था। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उनमें से यहाँ पर कुछ भाषाएं दे रखी हैं और बताइए इनमें से कौन सी भाषा है जो कि संविधान में शामिल नहीं है, संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो नेपाली भाषा, आप बिल्कुल नेपाली को समझेंगे कि नेपाली तो बाहर की भाषा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये है, जो नेपाली भाषा है ये उसमें सम्मिलित है। मैथिली भाषा भी है और भोजपुरी और राजस्थानी और डोगरी भाषा भी आप जानते हैं। लेकिन जो भोजपुरी और राजस्थानी, सी और डी दोनों ही इसका आंसर आएंगे, क्योंकि भोजपुरी का भी वर्णन उसके अंदर नहीं है और राजस्थानी का भी नहीं है। राजस्थानी को संविधान में लाने की बात चल रही है, काफ़ी दिनों से इस पे बातचीत हो रही है, लेकिन अभी राजस्थानी भाषा को सम्मिलित नहीं किया है, बल्कि किया जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, क्योंकि जो राजस्थानी भाषा है वो काफ़ी कुछ लिए हुए है और राजस्थान के लोग काफ़ी हद तक राजस्थानी भाषा में ही बात करते हैं और अच्छी भी है, काफ़ी अच्छी है। बाकी तो सभी अच्छी होती हैं, सबको अपनी अपनी भाषाएं अच्छी लगती हैं। तो भोजपुरी और राजस्थानी ये दो जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। तो ये ध्यान रखना, किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आप जानते हैं ये क्या है, एक ग्रंथ का नाम है जो कि दामोदर कवि का है, ये भी ध्यान रख लेना। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा हुआ है, दामोदर कवि के द्वारा लिखा हुआ है। और इसकी भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। ठीक है, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक ही थे, तो इन्होंने सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली नाम दिया था। सुमेलित करना है आपको ब्रज भाषा। ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा ही फ्रेम किया जाता रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान रख लेना कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, उनका थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा जो क्षेत्र हैं उनको जरूर याद कर लेना। तो ब्रज भाषा आप जानते हैं, जो मथुरा है, मथुरा क्षेत्र को ब्रज बोला जाता है। जो मथुरा जिला है इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मथुरा वृंदावन वाला, इसको ब्रज क्षेत्र बोला जाता है। तो ब्रज भाषा भी जाहिर सी बात है इधर ही बोली जाती है ना। तो ये मथुरा साइड में, अलीगढ़ साइड में और हाथरस अगर आ जाए, ये जो इस जगह पर कहीं कहीं आगरा में भी बोली जाती है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखना ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, अलीगढ़ इसमें दे रखा है आपको। तो अलीगढ़ में, मथुरा में, है ना, और हाथरस में, हाथरस कांड के नाम से शायद आपको याद आ जाए, हाथरस एक जगह है। तो इन जगहों पर क्या बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। और अगर बात करें राजस्थान का जो भरतपुर है उसमें भी, क्योंकि जो भरतपुर है वो बिल्कुल मथुरा से टच होता है, मथुरा से अपनी सीमा बनाता है, तो वहाँ भी कुछ मतलब ये भाषा बोली जाती है। अगर कभी नाम आ जाए तो ध्यान रखना, भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र है। और भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है, तो भोजपुरी आप जानते हैं ये छपरा साइड में बोली जाती है, बिहार की बोली है ये। और मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, अवधी सुल्तानपुर के अंदर, मतलब अयोध्या साइड में, और उधर आप जाएंगे तो क्या बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित ध्वनियों को उनके गुणों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ से आप देख लेना अच्छे से, सघोष और अघोष, यानी कि अगर एक तो होता है प्राणों के आधार पर, प्राणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है वर्णों को, तो 2 भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, यहाँ पर महाप्राण आपको ये दे रखा है और अल्प प्राण भी दे रखा है। एक होता है वायु, है ना, वायु जो निकलती है, यानी कि स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर हमारे जब हम इनको बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो हमारे गले में कुछ स्वर तंत्रियाँ होती हैं, उनके आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है, सघोष और अघोष। ठीक है, ध्यान रखना, सघोष और अघोष,
ठीक है। सघोष और घोष एक ही चीज़ होती है, अघोष अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो क की अगर बात करें, देखो सघोष की अगर बात करें तो ये जो वर्ग हैं उनके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं। और अगर हम महाप्राण की बात करें तो ये दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं, है ना। जो व्यंजन है ये उनकी बात हो रही है वर्गों में। बाकी इनको आप अच्छे से याद रख लेना। बाकी जो स्वर होते हैं वो स्वर अल्प प्राण के अंदर आते हैं सारे के सारे, और यर अलव भी अल्प प्राण में आते हैं। बाकी श श स महाप्राण के अंदर आते हैं। जो ऊष्म व्यंजन है वो भी महाप्राण के अंदर आते हैं, और जो अंतस्थ व्यंजन है वो अल्प प्राण के अंदर आते हैं। बाकी जो 4 वर्गों के 5 वर्ग हैं उसमें, है ना, 5 वर्ग व्यंजनों के होते हैं। आप जानते होंगे स्पर्श व्यंजन जिनको कहते हैं, उसमें से ये बात हो रही है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है, ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा व्यंजन। और अघोष की हम बात करें तो अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा होते हैं जो अघोष होते हैं। और इसके अलावा अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो ये होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो आई थिंक आपने ये मतलब देख लिया होगा, पढ़ा होगा पहले, तो उसमें से आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, बस इसलिए यहाँ पर मैंने ये दे दिया था। अब देखते हैं हम यहाँ पर क दे रखा है, यहाँ पर क कबूतर, है ना। अब भाई क कबूतर को मिलाई अभी हमने बताया था, जो पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं, ये पहला वर्ण है क और ख दोनों ही। तो जाहिर सी बात है क और ख दोनों एक ही चीज़ होंगे, है ना। या तो दोनों ही अघोष होंगे या दोनों ही सघोष होंगे। तो पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं, ये क्या हो गया, पहला वर्ण, और ये क्या हो गया, दूसरा वर्ण, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, अघोष हो गए। क्या हो गए, अघोष। ठीक है, इनको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्री होती है उनमें कंपन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये क क्या हो गया, अघोष हो गया। और अघोष के साथ साथ, सॉरी कहाँ जा रहा है भाई, तो अघोष के साथ क्या होता है, ये अल्प प्राण भी होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। क्योंकि ये पहला वाला वर्ण है, इसलिए पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है ये कौन सा होता है, अल्प प्राण का होता है। और अघोष पहला और दूसरा होता है, तो पहला है इसलिए अघोष है। अब आती है ख खरगोश की बात। अब ख खरगोश को आप समझ लीजिए, ये भी अघोष है ना, लेकिन ये महाप्राण है। क्या है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण नहीं है। क्योंकि इसको बोलने में हमें क्या लगाना पड़ता है, ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। ठीक है, जिनमें ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, वो महाप्राण होते हैं। ग, अब ग क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा। ग क्या है, तीसरा वर्ण है ना। और तीसरे की अगर बात करें, देखो क ख ग और यहाँ पे हो गया घ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक और होता है, पीछे लिख लेना यहाँ पर, न, ये होता है पांचवा। ये 5 होते हैं एक वर्ग में, 5 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर क और ख क्या होते हैं, ये दोनों अघोष हो गए और ये तीनों हो गए सघोष। तो ग हो गया, ये सघोष होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप चाहो तो सघोष लिख सकते हो, चाहो तो घोष रहने दे सकते हैं, दोनों ही बोलते हैं इसको। तो ग क्या हो गया, सघोष तो होगा ही होगा, लेकिन ये अल्प प्राण होगा या महाप्राण, ये देखना हमें पड़ेगा। तो जो ग है वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा, महाप्राण नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरा व्यंजन है, इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। अब आई घ की बात, तो घ में महाप्राण है और ये सघोष भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ बस, कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, आप जानते होंगे जो पश्च स्वर है, यानी कि अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, जिह्वा के आधार पर ये बांटे जाते हैं, किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो एक तो होता है अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। ठीक है, अग्र का मतलब आगे वाला भाग, जिह्वा का, जिह्वा आप समझते होंगे जीभ को बोलते हैं, है ना। तो जीभ
जीभ जो होती है उसका आगे वाला जो भाग होता है वो होता है अग्रभाग, मध्य बीच वाला भाग और पश्च पीछे वाला भाग। अब इन वर्णों को आप बोल के देख लीजिए, है ना। तो अ कैसे बोला जाता है? मध्य स्वर सिर्फ एक ही होता है, मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ, वैसे भी टाइम लग रहा है। ये होता है मध्य स्वर। कौन सा होता है? मध्य स्वर होता है। अ सिर्फ एक ही है मध्य स्वर में। आ की अगर बात करें तो आ आप बोल के देखिए अपने मुंह से, जो आ है उस वो बिल्कुल कंठ में से उसकी आवाज़ होके आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आ पूरा पीछे से खींच करके आ रही है। तो ये हो गया पश्च स्वर। कौन सा हो गया? पश्च स्वर हो गया। और अगर हम बात करें ई और ए, इन दोनों को आप बोल के देख लीजिए, बिल्कुल ये जीभ के आगे से मतलब थोड़ी सी आवाज़ से बोल जाते हैं, ई ए, ई ए, है ना। आपको मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ, लेकिन आप मुंह से अपने से बोल के देख लेना। ये हो गया अग्रभाग। कौन सा भाग हो गया? अग्रभाग हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इनका एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित हिंदी भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। ग्रंथ और ये थोड़ा सा मिक्स हो गए हैं, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु की यहाँ पर बात हो रही है। तो कामता प्रसाद गुरु ने कौन सा लिखा था, ग्रंथ कौन सा लिखा था? तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था भाई हिंदी व्याकरण। कौन सा लिखा था? हिंदी व्याकरण। ये लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था हिंदी शब्दानुशासन। आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दे लेना प्लीज़, इस पर ध्यान मत देना कि ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, ध्यान नहीं रहा मुझे करने का। तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा था, आप जानते हो वो बहुत बड़े वैयाकरण थे। और किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था हिंदी शब्दानुशासन। और अगर हम बात करें उदय नारायण तिवारी की, तो उदय नारायण तिवारी ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था भाई ये वाला, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये आता है सी पे, है ना। और रामविलास शर्मा ने लिखा था भाषा और समाज। कौन सा लिखा था? भाषा और समाज लिखा था। ठीक है, तो समाज के बारे में कौन चिंता करता है? राम जी करते हैं, राम। ठीक है। और उदय नारायण तिवारी, उदय किसका होना है? हिंदी भाषा का उदय होना है। उदय या उद्भव एक ही बात है। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास ने क्या लिखा? शब्दों का अनुशासन, है ना। जो दास होते हैं ना वो बहुत अच्छे से अनुशासन में रहना सीख जाते हैं। तो किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन। कामता प्रसाद गुरु तो व्याकरण आप जानते ही होंगे। सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। देखो हमारे इसमें जो भाषाएं दे रखी हैं, बोलियां दे रखी हैं, वो अलग अलग बोलियों में जो कौन सी मतलब शब्द की, कौन से स्वर की, कौन सी मात्रा की सबसे ज़्यादा बहुलता पाई जाती है, तो वो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो करो, ये करो जो शब्द है ये कहाँ पर बोला जाता है? देखो एक शब्द दे दिया आपको यहाँ पर करो। हम जो हिंदी भाषा है उसमें सिंपल बोलते हैं करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? करो। तो यहाँ पर आप जान दीजिए ये बोली दे रखी है यहाँ पर, है ना। ये भाषा नहीं है, ये है बोली। अब बोली करो किस में बोला जाता है? बांगरू में। किस में बोला जाता है? बांगरू, जो कि हरियाणा साइड में बोली जाती है और थोड़ा बहुत दिल्ली साइड में भी बोली जाती है, वो है बांगरू। करो, है ना। जैसे कि ये काम कर लो, ये काम तुम करो, ये तुम्हें करना है। जैसे कि ये करो बिल्कुल एकदम हिंदी भाषा जो हम अच्छी तरह बोलते हैं। करहू, है ना, करहू। आप कभी भी देख लेना, तुलसीदास जी की जो रामायण है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस, सॉरी, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। और अवधी भाषा में लिखे होने के वजह से आप कभी भी उसकी चौपाई पढ़ना तो उसमें ऊ की जो मात्रा है ना, ऊ की मात्रा है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, उसमें बहुलता होती है ऊ की मात्रा। करहू, तो करहू किससे अवधी भाषा में बोली जाती? करो, है ना, करो, तुम करो ये काम, है ना। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं भी सीख गई हूँ, है ना, मथुरा में रहने की वजह से। तो एक करो ब्रज भाषा में बोला जाता है। करा, ये भोजपुरी भाषा का शब्द है। आकार बहुला, आकार बहुला कौन सी शब्द है? तो भोजपुरी भाषा है। उकार बहुला अवधी भाषा है। और ओकार बहुला इसको बोलेंगे ब्रज भाषा है।
और बाकी तो करो तो आप समझ ही लेना, बांगरू जो हरियाणा साइड में बोली जाती है वो ऐसे ही बोलते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या रूप रचना है, ध्वनि है, इतिहास है या फिर अर्थ है? तो बिल्कुल जो भाषाएं आप उसके परिवार का पूरा वर्गीकरण देख लेना, वो इतिहास पर डिपेंड कर रहा है। निम्न शब्दों को संधि के साथ सुमेलित करना है। आपके सिलेबस में है संधि, तो संधि का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। एक एक टॉपिक तो मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ। जैसे ही आपका यूजीसी नेट का पेपर हो जाएगा तो मैं हिंदी व्याकरण की कुछ मतलब क्लास लूँगी, वो भी टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे से। तो संधि की अगर हम बात करें तो देखो, दीर्घ दीर्घ संधि कौन सी है इनमें? निरोग। सबसे पहले आप निरोग को ले लीजिए। अगर निरोग का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नी प्लस में रोग, नी प्लस में रोग। तो ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी? विसर्ग संधि हो गई। दीर्घाकार, दीर्घ प्लस में आकार, दीर्घ प्लस आकार, ठीक है। तो इसमें बड़ी आ की मात्रा, ये क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, जिसमें बड़ा आ और बड़ी ई आते हैं संधि विच्छेद करते समय। या फिर संधि जहाँ से हम तोड़ते हैं शब्दों को, वहाँ पर बड़ा आ या बड़ी ई दिखाई दे तो वहाँ पे आप सीधा दीर्घ संधि लगा देना। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा आ और बड़ी ई, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दीर्घाकार दीर्घ संधि हो गई। सदाचार, अब सदाचार को अगर हम तोड़ेंगे, है ना, अगर हम सदाचार को तोड़ेंगे तो भाई ये देखो ये चला गया। सदाचार को तोड़ेंगे तो ये व्यंजन शब्दी बनेगी। कैसे बनेगी? सत प्लस में आचार, सत प्लस में आचार, ये ठीक से नहीं बना, समझ लेना, है ना। सत प्लस में आचार, तो सत ये क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन। और व्यंजन जिसमें आ जाए वो कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है, ठीक है। और व्यंजन भी कैसा है? ये मतलब व्यंजन ही है पूरी तरह से। तो इसमें अगर पूरा सत होता तब नहीं होता। प्रत्येक, प्रत्येक की बात करें तो यन संधि है, जिसमें आधा त, आधा व, आधा य, है ना। इस तरह के जो वर्ड आते हैं य से पहले, मतलब ये शब्द आते हैं, तो ये कौन से होती है? यन संधि होती है। यहाँ पर कौन सी होती है? यन संधि होती है। आई थिंक आपको समझ में, आपने अगर पढ़ा है ना बहुत अच्छे से, तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बस ये रिवीजन करने के लिए हैं क्लासेस, क्योंकि पेपर बहुत पास आ गया है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द दिया है। किसने? सुनीत कुमार चटर्जी ने। और इन्होंने ही, आपने पढ़ा था अभी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर व्यक्ति का एक व्याकरण ग्रंथ है, उसको कौशली कौशली बोली भी बोला था, है ना। और तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी सुनीत कुमार चटर्जी ने किसको बोला है? खड़ी बोली को बोला है। उनकी जो भाषा है उसको कौशली भाषा कहा था। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसमें से? तत्सम और तद्भव ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं हमेशा, है ना। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? आज्ञा, क्या है? आज्ञा। तो आज्ञा तो क्या है? तत्सम शब्द है ना, ये तो है। सर्व ये भी है, परीक्षा भी है, राय और स्वामी भी है। लेकिन जो राय शब्द है ना, ये किसका है? तद्भव शब्द है। किसका है ये? राय, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी के तत्सम शब्द है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो दे दिया था। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, अभी हमने देखे थे ऊपर, है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो कौरवी खड़ी बोली का नाम किसने, इनके नामकरण करता कौन है? मतलब कौन सी भाषा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो कौरवी, कौरवी नाम सबसे पहले किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। राजस्थानी नाम दिया था गिरियर्सन ने। डिंगल नाम दिया था बांकीदास ने। बांकीदास एक राजस्थान के ही बहुत बड़े क्या रहे हैं? कवि रहे हैं। ब्रजबुली नाम दिया था ईश्वर चंद्र गुप्त ने। और बिहारी नाम किसको दिया गया है? तो ये गिरियर्सन ने दिया था बिहारी नाम भी। भोजपुरी रेमंड ने दिया था। किसने दिया था? रेमंड ने। और मैथिली दिया था कॉल ब्रंक ने। किसने दिया था? कॉल ब्रुंक ने, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रख लेना। बाकी इतना ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ हमने देख लिया है। यहाँ से इस यूनिट से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार अच्छे से आप देख लेना। चलते हैं, धन्यवाद। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। बहुत टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।